बच्चों गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेपर जो 3 अप्रैल को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है ना बेटा, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, देखो सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेसिक है। क्या कह रहा है ये कि ए पर्सन मेजर द मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल जिनके मासेस अपने को दे रखे हैं। ठीक है, according to the rules of arithmetic operation with the significant figure addition of the mass 3 particle will be। तो बेटे हमारे को हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल है वो ये कहता है कि हमेशा हमें जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से एडिशन करना है। ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटे, लीस्ट है। तो इस केस में हमें करना कुछ भी नहीं है बिल्कुल, कि सिंपल इनके तीनों के मासेस को आप ऐड कीजिए। जब आप इन तीनों मासेस को ऐड करेंगे तो ये वाली जो डिजिट है इनको जब ऐड करेंगे तो आई थिंक जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अपने को मेंटेन रखनी होती है इस तरह के क्वेश्चन में। तो जब आप तीनों को ऐड कर देंगे और लास्ट की जो डेसिमल के पॉइंट के बाद वाली डिजिट है उनको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आंसर विल बी व्हाट, फर्स्ट वन। ठीक है ना, पहला इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है फोर्स ऑफ 49 न्यूटन एक्ट टेंजेंशियली एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सॉलिड स्फीयर। एक फोर्स की जो है यहाँ पे एक्ट कर रहा है बेटे 49 न्यूटन का सॉलिड स्फीयर के ऊपर, और फ्रिक्शन भी यहाँ पे कंसिडर किया है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ द स्फीयर रोल विदाउट स्लाइडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी। तो बेसिकली ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक तो फोर्स का इक्वेशन बनाना है और एक टॉर्क का इक्वेशन बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन यहाँ पे, अगर एज्यूम करें, वैसे तो अपन लोग क्लास में देखते ही हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन की जब भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो फोर्स लगता है तो हम मान लेते हैं फ्रिक्शन इधर लग रहा है, पीछे ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है। बट जब भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगेगा फोर्स तो फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिक अपन थ्योरी में डिस्कस करते हैं। तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने आगे मान ली यहाँ पे। तो पहला इक्वेशन मेरे पास क्या आ गया बेटे, F प्लस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आ गया। दूसरा इक्वेशन अपन टॉर्क के हिसाब से बना रहे हैं ताकि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाए अपने को। तो टॉर्क बराबर क्या होता है बेटे, आई अल्फा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, आई को हम क्या लिख देंगे बेटे, 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, अल्फा को हमने लिख दिया a बाय आर। और टॉर्क, अब एक तो इस फोर्स का टॉर्क आएगा और एक इसका आएगा, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन डिफरेंट है। ये इधर इसको घुमा रहा है, ये इसको इधर घुमा रहा है, तो माइनस साइन अपन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो f इंटू आर माइनस स्मॉल f इंटू आर। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गया, f माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू 2/5 एम। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं बेटे। पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों की इक्वेशन का अपन एडिशन कर देते हैं। एडिशन कर देंगे तो फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो 2f इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 7/5 m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 10f अपॉन 7m। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं, चलो 10, f की वैल्यू 49 है, 7 मास की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, देखो मास दे रखा है अपने को 20 दे रखा है, मास कितना दे रखा है बेटे 20। तो जब सॉल्व करेंगे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर इसका क्या आ गया बेटा, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब थर्ड आ गया है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि फ्रिक्शन हमने आगे क्यों लिया, पीछे भी ले सकते हैं उसके। लेकिन जब भी अपन एक थ्योरी होती है पॉइंट ऑफ प्रकर्षण, उसमें हम ये देखते हैं कि जब भी फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगेगा तो फ्रिक्शन वो क्या आता है, वो कैलकुलेट करने के बाद आगे ही आता है ना। पीछे भी मान लेते हैं आप, तब भी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो बेटा, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी एक इजी क्वेश्चन और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये
कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। किसी भी प्रिज्म के थ्रू कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेविएशन क्या होता है ये आपको पता होगा बेटे कि कोई भी जो रे है एंटर कर रही है उस डायरेक्शन में और जो रे बाहर आ रही है इमर्जेंट हो रही है उसकी डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो हम ये बिल्कुल नॉर्मली क्लास में डिस्कस करते हैं बेटे, बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, थ्योरी पॉइंट है कि मान लीजिए कोई भी अगर रे एंटर करती है यहाँ से, ठीक है, अगर ये मिनिमम डेविएशन कब शो करेगी बेटे, जब ये जो अंदर जाने वाली जो रे है वो बेस के क्या हो जाए बेटे, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए, ये बेस के पैरेलल। इस कंडीशन में ये जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, देखो बेटे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसमें ये वाला होगा, ये वाली चीज कहलाती है एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट है ये कि अगर अपन जब भी रे की बात करते हैं, कोई रे अगर एंटर कर रही है और बेस के पैरेलल हो जाए अंदर जाने के बाद, ये वाली जो रे है ये पैरेलल हो जाए, तो ये कहलाती है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब ऐसा होगा बेटे तो ये वाला एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये अगर मान लीजिए I1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये I2 है, तो बेटे ये जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक बार अपन देखो स्टेटमेंट देख लेते हैं। रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम पैरेलल टू द बेस, बिल्कुल सही बात है, पैरेलल टू द बेस हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस विल बी व्हाट, इक्वल। बिल्कुल सही बात है बेटे, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अपन डी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। देयर इज ऑलवेज टू सेट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द डेविएशन इज सेम। बिल्कुल सही बात है, जब हम ग्राफ बनाते हैं ग्राफ में पढ़ते भी हैं कि दो एंगल ऐसे होते हैं जहाँ पर डेविएशन क्या आता है, मिनिमम आता है। देयर इज ऑलवेज टू सेट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द डेविएशन विल बी सेम। ठीक है ना, डेविएशन विल बी सेम एक्सेप्ट एट मिनिमम डेविएशन। तो दो पर्टिकुलर एंगल पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या आता है बेटे, सेम आता है। ठीक है, तो इसका जो बाकी के देखो ऑप्शन तो गलत ही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम डबल ऑफ, इसका कोई लेना देना नहीं है। लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म प्रोवाइड द, ये भी बैठेगा नहीं। तो आंसर क्या आ गया इसका, क्लियर कट जो स्टेटमेंट अपने को दिख रहे हैं ए, ठीक है, सी एंड डी, ए सी एंड डी मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। हमने प्रोजेक्टाइल की जो जितने भी रिजल्ट अपन देखते हैं नॉर्मली वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से देखते हैं, ये कह रहा है वर्टिकल डायरेक्शन से जो है एंगल वर्टिकल से फाई दे रखा है। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल विल बी एज ए फंक्शन ऑफ फाई। तो देखो बेटे नॉर्मली जब भी हम प्रोजेक्टाइल को डील करते हैं इस तरह की सिचुएशन बनाया करते थे, याद कीजिए आप, ये एंगल थीटा, तो एच मैक्स क्या होता था हमारे पास, ये होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। बेसिक ये अपने को पता है एक्चुअली, जब हम नॉर्मली क्लास में रूटीन में नोट्स में लिखते हैं थीटा हम हॉरिजॉन्टल से मानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा है बेटा, वर्टिकल से माना है। तो यानी कि जो फाई है वो 90 माइनस फाई, थीटा को हम क्या रख देंगे 90 माइनस फाई रख देंगे, तो एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2g। करेक्ट प्यारे बच्चों। तो अगर अपन यहाँ से देखें तो h प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, कॉस स्क्वायर फाई आ चुका है। h क्या आ गया, कॉस स्क्वायर फाई। यानी कि ये जो एंगल है बेटे ये कॉस का, ये जो हाइट है वो कॉस का फंक्शन आ रही है। अब कॉस के फंक्शन में देखो बेटे ये तो अलग तरह का फंक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कुछ साइन का ग्राफ है, ये अलग है। तो कॉस वाले ग्राफ में क्या होता है, कॉस का जो ग्राफ होता है अपना कुछ ऐसे होता है, आप देखिए, ठीक है ना। कॉस का ग्राफ हमेशा यहाँ से किसी वैल्यू के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये वाला जो सेक्शन है वो किस में आ रहा है, आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है बेटे हमारा कौन से क्वेश्चन में, कौन से ऑप्शंस में आ रहा है, देखो बेटा, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो बहुत मतलब मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एवरेज की कैटेगरी में मैं दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो रिलेटिवली ठीक है क्वेश्चन, है ना। और क्वेश्चन से कंपेयर करें तो बट डिफिकल्ट क्वेश्चन में इसकी अपन काउंटिंग नहीं करेंगे,
ये क्या कह रहा है बेटे कि दो अपने को सेट दे रखे हैं, एक बार इस तरह का, एक बार इस तरह का, ठीक है। दोनों में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसका रेशो निकालना है ना। तो देखो बेटे, मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल शॉर्ट वे में आपको बता देता हूँ कि जब भी अगर अपन कोई भी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं और इस तरह का सेपरेशन है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, इसको अगर अपन ऐसे बना देंगे तो ये दोनों क्या है, सीरीज में काउंट कर लेते हैं हम, ठीक है ना। जब भी सेपरेशन आ जाता है हाफ, ये देखो बेटे सेपरेशन आधा आधा हो गया यहाँ पे, तो डी एक तरफ से कम हो, हाफ हो गया, तो बेटे यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने वाला है, देखो बेटे वो अपन एक काम करते हैं, इसको C1 स्टार और C2 स्टार लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो ये वाला जो कैपेसिटेंस आएगा इसका मान लेते हैं C1 है, और ये क्या है, कैपेसिटेंस है C2, ठीक है। ये अपन इसको सेगमेंट A बोल देते हैं, इसको सेगमेंट B बोल देते हैं। तो CA/CB निकालना ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखो ना, C1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो C1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो है वो C का है, यहाँ पर डिस्टेंस हाफ हो गई है और एप्सिलॉन आर और एंट्री कर गया है, तो कितना हो जाएगा ये 2C एप्सिलॉन R1। ये पॉइंट समझ में आया वो, कि डिस्टेंस आधी हो गई है, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो D ऊपर गया तो ये 2 तो इसलिए हो गया, और एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये आ गया। इसी तरह से इस पार्ट का मैं क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, 2C एप्सिलॉन R2, ठीक। तो जब हम इसका C1 स्टार निकालेंगे या C फॉर A सिस्टम निकालेंगे तो क्या कर देंगे हम, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे, सीरीज में। तो अगर अपन CA की वैल्यू में यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगी 2C एप्सिलॉन R2 इंटू 2C एप्सिलॉन R1 अपॉन 2C कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 आ गया हमारे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए हम ये दूसरे सेगमेंट में निकाल रहे हैं अपन, ये पहले वाले सेगमेंट को हो गया, बी में निकालें। अब बी में क्या हो रहा है बेटे, एरिया हाफ हो रहा है, देखो एरिया ऑफ प्लेट क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो ये जो दोनों होंगे बेटे ये पैरेलल में काउंट हो जाएंगे। ये पहले सीरीज में थे, अब ये पैरेलल में, लेकिन जब एरिया हाफ हो जाएगा तो इसका हो जाएगा C/2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2, और इसका हो जाएगा C/2 एप्सिलॉन R1। ये C/2 क्यों हुआ, क्योंकि एरिया हाफ हो रहा है, एरिया हाफ हो रहा है, और फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास अगर बी कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस देखेंगे तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 आएगा। C1 को मैं ये देख लेता हूँ क्या, C/2, दोनों को जोड़ देंगे तो एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, करेक्ट। ये आ गया हमारे पास CB। तो अब CA/CB निकालना है अपने को, तो CA/CB निकालेंगे बेटे, तो जस्ट हम क्या करेंगे, उसमें इस इक्वेशन में इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये अपने पास आई थिंक आ जाएगा 4 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 का होल स्क्वायर। इजीली देख सकते हो आप, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इक्वेशन नहीं है। इस वाली इक्वेशन में मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, एक ये 2 तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया था, तो ये वाला फैक्टर कितना आ गया 4, और यहाँ पर ये इसका आंसर जो है आ जाएगा अपने पास, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, एवरेज क्वेश्चन है, काइनेमेटिक, ये वर्क एनर्जी का जो है क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर यूनिट का, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक, एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3 गुना है पोटेंशियल एनर्जी की। द हाइट ऑफ द फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट विल बी, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, जीरो लेवल क्वेश्चन, मैं मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं हम। एक पार्टिकल को हमने एस हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है प्यारे बच्चों, बोलेगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एट अ पर्टिकुलर हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हाइट अपन मान लेते हैं, इसे एच मान लेते हैं ना, ये वाली हाइट मैंने मान ली। अगर ये चीज एच है बेटे तो ये होगा एस माइनस एच, ठीक है। अब यहां से अगर अपन ने ड्रॉप किया है तो u तो है 0, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या कह रहा है ये, एट ए पर्टिकुलर हाइट काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड में मान लेता हूँ v, तो हाफ mv स्क्वायर
इज इक्वल टू एम या 3 mg, h की जगह कितना आ जाएगा बेटे, h ही आ गया, करेक्ट। अब इस यहाँ पर जो वेलोसिटी v मानी है हमने, ये वाली जो v होगी ये वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 से कर सकते हैं या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2g s माइनस एच। तो ये वाली वैल्यू को मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया, ठीक है बच्चों। तो हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 2g इंटू एस माइनस एच बराबर 3mg इंटू एच, ठीक है। तो s माइनस एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 3h आ गया। तो h बराबर क्या आ जाएगा बेटे, s/4 आ गया। h बराबर क्या आ गया, s/4। तो हमारे पास देखो बेटे s/4 तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा, 2 बार चेक करना पड़ेगा। देखो s/4 या तो ऑप्शन ये होगा, यही होगा। वेलोसिटी के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाले h की वैल्यू को s/4 रख के देख लेते हैं। देखो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3mg, h की जगह क्या रख दिया हमने, s/4। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, 3sg/2 आ जाएगा ना, 3sg/2। तो रूट में 2 ये आ जाएगा अपने पास। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना बेटा। ये आंसर अपने पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 क्वेश्चन। 32 एक्चुअली क्वेश्चन बोनस हो गया बेटा, मतलब बोनस जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इधर ये कह रहा है वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर, हैविंग ए रेजिस्टिविटी दिस ओम इनटू मीटर, इज बेंट इन द कंप्लीट सर्कल द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड। एक वायर है बेटे, इसको हमने क्या करा है, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। ये वायर को हमने ऐसे एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया और डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर अपन को जो है इसका रेजिस्टेंस निकालना है। ये है ना, आधा वायर इधर आ गया और आधा वायर इसका इधर आ गया। देखो प्यारे बच्चों, अगर इसका रेजिस्टेंस मैं R मान लूँ तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी R, और ये भी चीज़ कितनी हो जाएगी R/2, सॉरी ये R/2 और ये भी R/2, दोनों पैरेलल में है। तो R इक्वलेंट कितना आ जाना चाहिए, R/4 आ जाएगा। R की वैल्यू को मैं क्या निकालूंगा, देखना R की वैल्यू को मैं लिखूंगा ρl/a। तो R इज इक्वल टू रो की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻⁶ L की वैल्यू 25 मीटर, A की वैल्यू देखिए 5 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 5 × 10⁻⁶। तो जब हमने सॉल्व किया है तो ये 10 ओम आ गया, R बराबर क्या गया 10 ओम। तो जो R इक्वलेंट हमसे पूछा गया है वो कितना आना चाहिए था, 10/4 आना चाहिए था, ये आना चाहिए था 2.5, बट इसमें कहीं भी 2.5 ओम नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन बोनस जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32, मॉडरेट क्वेश्चन अपन कह सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल सिंपल, अपन इजी कैटेगरी में देंगे इसको। इसने पूछा क्या है बेटे कि डायमेंशन जो है आपको बतानी है, कौन कौन सी डायमेंशन किस में सेट होंगी। देखो जैसे पहला बोला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हम कोई सा भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं। F = क्या होता है बेटे, Gm1m2/r² होता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या आ गया, Fr²/m1m2। F क्या होगा, m1 L1t-2 × L²/m²। तो जब सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m-1 L³ t-2, m-1 L³ × t-2। तो अपने पास कौन सा आ गया बेटा, देखो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यार पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, वही होता है जो वर्क का है, एनर्जी का है, यानी कि जो वर्क का होता है वही एनर्जी होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, m1 L² t-2। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m1 L² t-2
तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू जी एम बाई स्मॉल आर। जी की वैल्यू अभी अपन ने ये जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास ये है क्या, m-1 L3 T-2 इंटू एम अपॉन एल। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ गया, देखो m से m तो कैंसिल आउट हो गया, तो L² T-2 ये रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ये आ चुका है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल सिंपल, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो L1 T-2 तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आ गया। तो अब अपन चेक करेंगे यहाँ पे, तो देखो पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट A का क्या आ जाएगा बेटे, 4th आ जाएगा। B का कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, B का 3rd आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। C का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का 2nd आ रहा है, और ये कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब 1। तो इसका आंसर फर्स्ट ही आ गया बाय डिफॉल्ट। देखो सिंपल क्वेश्चन है ना। तो बेसिक क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन का, बहुत ही इजी कैटेगरी में मैं इसको रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व पॉसिबली रिप्रेजेंट द 1D मोशन ऑफ द पार्टिकल। 1D मोशन कौन कौन से पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देख बेटे 1D मोशन का मतलब है पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो अगर अपन इसमें देखें तो देखो टाइम के साथ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस एक यूनिक डायरेक्शन देखो बढ़ती जा रही है, कभी भी ये चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ अगर अपन इसको देखें कि ये नीचे नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये पॉसिबल होता है, नॉर्मली अपन इस तरह के बहुत सारे ग्राफ बनाते भी हैं क्लास में। ये ग्राफ अपन देखते हैं, आप देखो SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरह का इक्वेशन आता है, v² इज इक्वल टू ω² A² - x²। तो v और x का जो ग्राफ होता है बेटे वो इस पैटर्न का होता है, चाहे वो एलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको इंटरप्रेटेट करेंगे तो इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत बेसिकली देखते हैं। फेज और टाइम में बिल्कुल फेज टाइम के साथ चेंज हो सकता है, ठीक है। बट ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि देखो बेटे इसमें क्या करा है इन्होंने, टाइम ही नेगेटिव है, तो टाइम कभी भी नेगेटिव काउंट नहीं होगा। तो इसके जो आंसर आ जाएंगे बेटे वो आ जाएंगे A, B एंड D, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या है बेटे पॉजिटिव है। तो एक तो ये समझ में आ गया होगा आपको SHM के एग्जाम्पल से और ये फेस के एग्जाम्पल से, टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, A, B एंड D। तो आप देख लीजिए C तो गलत है, तो ये गलत हो गया, तो A, B एंड D। तो इसका सेकंड आंसर सही है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो बेटा फ्यूजन मतलब होता है दो प्रोडक्ट को कंबाइन करना, फिजन मतलब होता है ब्रेक करना। दो लाइट न्यूक्लियस मिलेंगे तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्यूजन फिनोमेना। और एक बम्बार्डमेंट करा के किसी न्यूक्लियस का किसी दूसरे के ऊपर ब्रेक करना, लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड फिजन। तो अगर अपन इसमें देखें बेटा यूरेनियम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना बेटा। जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन का अपन ने बम्बार्डमेंट कराया तो क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियेट दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, फिजन। तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या आ गया, देखो हमारे पास देख लीजिए बिल्कुल सिंपल कि फिजन वाला प्रोसेस मतलब एक हैवी न्यूक्लियेट जो है वो लाइटर न्यूक्लियेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। H2 और ये O2 जुड़ के ये तो नॉर्मली क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो इसका जो देखो ये तो हो गया इसका फर्स्ट का तो थर्ड ऑफ, ठीक है ना। ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल बेसिक नज़र आ रही है। इसमें क्या हो रहा है बेटे, देखो फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। देखिए इधर इसमें क्या है बेटे, देखो एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो ये दो प्रोडक्ट मिलकर, दो लाइट न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूज़न विद पॉजिटिव क्यू वैल्यू, फ्यूजन विद पॉजिटिव क्यू वैल्यू। जबकि इसमें क्या हो रहा है बेटे, दो लाइट न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो डी का क्या आ जाएगा बेटे, 4 आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं फाइनल आंसर।
ए जो है एक फिजन प्रोसेस है, मतलब ए के साथ थर्ड आना चाहिए, ए के साथ थर्ड मतलब ये दोनों में से एक होगा, फर्स्ट या फोर्थ दोनों में से एक होगा ना। बी के साथ क्या आ जाएगा बेटे, बी के साथ देखो अपना आ गया ये केमिकल रिएक्शन मतलब 1 आ जाएगा, तो ये दोनों इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। सी का सेकंड देखिए इधर बिल्कुल सही है, पॉजिटिव क्यू वैल्यू है ना, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और डी का क्या फोर्थ है, तो ये नहीं एग्जैक्टली ये आंसर अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा हो गया इसमें, फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। बिल्कुल बेसिक थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, कैलोरीमेट्री अपन पढ़ते हैं बेटे, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काम आएगा। ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ स्लैब, द आइस एट 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द पॉजिटिव वर्क डन बाय द आइस वाटर सिस्टम। तो देखो ने हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू तो क्या आ गया बेटे, पॉजिटिव साइन के साथ आ गया, जबकि अपन डी डब्ल्यू देखेंगे, डी डब्ल्यू क्या होगा, पी इंटू डेल्टा वी होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो जो वी फाइनल होगा वो कम हो जाएगा वी इनिशियल से, तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो वर्क डन, तो देखो पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटे, साइन रूल लगाएंगे जो अपन भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन की जो वर्क होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर जो करेगा इस प्रोसेस में वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट लॉजिक सर्किट फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल हैविंग ए इनपुट ए एंड बी। आपको एक ट्रुथ टेबल दे रखी है, ए 0 0 पर 0 आना चाहिए, 0 1 पर 0 आना चाहिए, 1 0 पर 1 आना चाहिए और 1 1 पर 1 आना चाहिए। तो सिंपली अपन अगर इसको चेक करेंगे तो जिसके लिए ट्रुथ टेबल वैलिड होगी वही आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्टली देखो इसको देख लेते हैं, इसको मैं चेक करके बता देता हूँ। मान लीजिए देखो ए है और ये बी है, ठीक है। मान लीजिए हमने 0 0 दिया, तो ये 0 0 दिया तो बेटे यहाँ से ये 0 पहुँचेगा, ये आपका और गेट है और यहाँ पे भी क्या है बेटे 0 है, तो ये 0 हो गया, ये 0 और ये 0 तो दोनों मिलकर क्या आ गए, यहाँ से क्या चला 0 चला, तो 0 और ये 0 दोनों का एंड प्रोडक्ट के हिसाब से क्या आ जाएगा, 0 0 पर हमारा क्या आ जाएगा बेटे 0 आ जाएगा, 0 0 पर क्या आ जाएगा 0, ये बेटर है, ठीक है। इसके बाद हम देखें बेटे 0 और 1, अगर अपन ने इसको 0 दिया है तो ये 0 यहाँ पहुँच गया, यहाँ से 1 दिया है तो ये 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास 1 आ जाएगा। बट यहाँ से 0 चला है तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 और 1 पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 0 को चेक करते हैं जरा, 1 और 0 को देखो, यहाँ से ये 1 गया तो यहाँ पे ये 1 आ गया, बहुत अच्छी बात है साहब। यहाँ से ये 0 गया, दोनों का एडिशन हुआ तो यहाँ से भी क्या आ गया 1 आ गया, और 1 और 1 का एंड जो होता है दोनों को मल्टीप्लाई करता है, 1 और 1 पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 और 1 पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 1 1 1 कैसे आता है, देखो ये 1 है, यहाँ से ये 1 गया, यहाँ से भी 1 गया, तो दोनों का एंड और क्या करता है दोनों को जोड़ देता है, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 1 इंटू 1 ये क्या आ जाएगा, एंड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब हम चेक करेंगे बेटे इसका फोर्थ लॉजिक भी सही हो जाएगा। तो ये आप इसी तरह से चेक करें इस क्वेश्चन में, तो ओनली एंड ओनली सेकंड सर्किट में ये फुलफिल होगा, अदरवाइज दूसरों में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। एक एवरेज क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं, लॉजिक बेस्ड पर बेस्ड है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका जो है सेकंड है। बिल्कुल सिंपल है कि जब भी कोई भी ट्रुथ टेबल दे रखी हो तो उसको अपन को क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब क्या होता है, शेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर, है ना, ये होता है हॉलो स्फीयर। तो ये रहा, ठीक है। हॉलो स्फीयर के आपको इस पॉइंट पर, ठीक है ना, पॉइंट देखते हैं, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये है 10 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, अच्छा कैपिटल आर है,
तो कैपिटल आर कर देते हैं इसको, कैपिटल आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इज 120 वोल्ट, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, ठीक है, ये है 120। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड एट द डिस्टेंस r इक्वल्स टू 5। तो आपको पता है कि अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है, तो अंदर वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल है सेंटर पे वो वही होगा जो सरफेस पे होगा, ठीक है। तो सरफेस पे कितना है, द पोटेंशियल एट ऑन द सरफेस इज 120, ठीक है। तो 120 आ जाएगा सरफेस पे, तो 120 वोल्ट आ गया सरफेस पे, यही हो गया सेंटर पे, ठीक है। ये डन है। और r इक्वल्स टू 5 फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से r इक्वल्स टू 5 अगर आप जाते हैं तो वो भी इनसाइड पॉइंट हो गया, इनसाइड, तो इनसाइड का पोटेंशियल वही रहेगा, ठीक है। इनसाइड r इक्वल्स टू 5 पर वही होगा जो सरफेस पे है, ठीक है, सरफेस पे या सेंटर पे सेम ही होगा, तो 120 वोल्ट हो गया, ठीक है। और एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर आप 15 सेंटीमीटर जाते हैं इधर कहीं, तो इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, तो उसके लिए इस ए पॉइंट पर r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर पर आ जाता है के क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, के क्यू बाई 15 है ये, ठीक है। तो इसके टर्म में आपको लिखना है, तो हाँ, के क्यू बाई आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से के क्यू की वैल्यू आ गई 1200, तो यहाँ लिखेंगे 1200 अपॉन 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, 8 जा तो 80 वोल्ट, ठीक है। तो 80 वोल्ट, 120 एंड 80 वोल्ट, ठीक है। 120 एंड 80 वोल्ट, हाँ ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये देखो इतने सारे स्टेटमेंट लिखे हुए, तो इसका कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कंसेप्ट क्या था, आओ समझते हैं। तो कंसेप्ट होता है कि जब भी ये ब्लॉक जो है यहाँ पर है ना, एक ब्लॉक यहाँ है छोटा सा, और इसके ऊपर एक ब्लॉक और है, ठीक है, बड़ा सा, यूँ, और जब इसको स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये SHM का क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, ठीक है ना, वो निकालते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या होता है कि मीन पोजीशन से जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो 2 पाई रूट अंडर m के जगह टोटल मास आ जाएगा m बाई k, ठीक है। ये हो गया टाइम पीरियड। तो इसका मतलब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट अंडर k बाई m प्लस m, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। ये अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आ गया, ये रहा। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन क्योंकि ये SHM कर रहा है ना, तो SHM का एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये रहा इसका ओमेगा, उसका स्क्वायर कर दो, है ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इसकी एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है। तो k बाई एम प्लस एम, आओ देखते हैं, एक्सेलरेशन 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 एक्सेलरेशन, हाँ ये रहा, माइनस तो हो गई है ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स इधर की ओर एक्सेलरेशन होगी अगर आप डिस्प्लेस करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स SHM की एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक इज, अपर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो अपर ब्लॉक की फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए इसके लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन वही होगी जो SHM की होगी। SHM की एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये रहा एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें आपको बस मास मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी जो एक्सेलरेशन है बेटा
स्मॉल m की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और ये एक्सेलेरेट करेगा और ये एक्सेलेरेशन जो होगी वो SHM वाली होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से F इक्वल्स टू ma कर दो, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाला, ये तो ये देखो मैच नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब C इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, A और B तो हो गए सही। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इज, अब इसकी मैक्सिमम कितनी होगी, तो पहले तो फ्रिक्शन फोर्स लिख लेते हैं m इंटू ए, यहाँ से उठाओ, ये रहा के एक्स अपॉन m प्लस m, ये फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन k, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन x, सॉरी x, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो इसने कहा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इसका जो हो सकता है वो हो सकता है म्यू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एन, तो एफ मैक्स इक्वल्स टू म्यू एन, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू एम जी, म्यू एम जी, और इधर से पुट करो तो एम के ए हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया एम प्लस एम, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। म्यू एम प्लस एम जी, म्यू एम प्लस एम जी बाई के, हाँ सही है, ये भी सही है। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैन बी म्यू एम प्लस एम, नहीं, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स तो केवल इसके ही नॉर्मल पे डिपेंड करता है, तो ई सही नहीं है, ई भी सही नहीं है। तो ए बी डी, 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 ये आ गया, ठीक है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए 450 watt light source on a perfectly reflecting surface placed at 2 meter away from it, placed at 2 meter away from it, ठीक है। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है और 2 मीटर अवे की बात हो रही है, तो इसका मतलब पॉइंट सोर्स होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, कुछ भी नहीं गिवन है तो पॉइंट सोर्स ही होगा, और इससे पाँच मीटर की दूरी है, तो ठीक है, सॉरी 2 मीटर है, 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पर आपको क्या निकालना है, यहाँ का रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर होता है 2I/c, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे I की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, पावर बाई 4πr², ये R हो गया, ठीक है। ये पूरे स्फीयर में जाएगा, है ना। तो रेडियस क्या लोगे, 2 लोगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पावर, पावर इसकी कितनी है, पावर इसकी है 450 वाट, तो 450 अपॉन सी हो गया 3 इंटू 10⁸ इंटू 4π, और रेडियस है 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद इसमें से देखो बहुत डेटा जो है वो दूर दूर है, तो आराम से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 6 इंटू 10⁻⁻8 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 16 16 इंटू 3 48 और ये 90 हो गया, है ना। तो 9 आ रहा है और 48 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला लगभग अगर मैं 45 लेता तो ये 0.5 आता, तो यानी कि 0.5 से थोड़ा बड़ा, यानी 6 वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप गैस कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाई भी है ना, तो पाई वाला टर्म वो भी थोड़ा सा चेंज करेगा, तो ये आना चाहिए, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ थिन कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस है और रेडियाई गिवन है, तो ये रहा कन्वेक्स लेंस,
ठीक है, इनकी रेडियाई गिवन है, R1 इज इक्वल्स टू 10 एंड R2 इज इक्वल्स टू 15 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी हो गई म्यू। ठीक है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। फोकल लेंथ 12 है, 1/12 म्यू लेंस R1 1/10 माइनस 1/15 है ना। इधर वाला नेगेटिव होगा अगर इधर वाला पॉजिटिव है तो इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू निकल आ जाएगी, म्यू की वैल्यू 1.5 निकल के आ जाती है। ठीक है, सॉल्व कर लेना। साइन इसमें नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये इधर की ओर घूम रहा है, लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, और इधर की ओर नेगेटिव होगा, इधर की ओर पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट। तो जो फिलामेंट एनर्जी देगा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, पढ़ लो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि L0 से L1 की तरफ जा रहा है, तो फाइनल लेंथ कितनी हो गई L1 और इनिशियल L0। ठीक है, तो बताना है कितनी एनर्जी टोटल हो गई है ना। अज्यूम स्प्रिंग टू बी इन नेचुरल लेंथ बिफोर हीटिंग। तो बेटा स्प्रिंग का जो फोर्स है ना वो इस तरह से डिपेंड कर रहा है, ये चेंज कर दिया इसने। ठीक है, तो आपको बताना है कितनी एनर्जी जा रही है। तो सिंपली आप इसको थर्मोडायनेमिक्स के तरीके से भी कर सकते हैं और नॉर्मल एनर्जी कंजर्वेशन पे भी कर सकते हैं कि जो भी एनर्जी ये दे रहा है ना, जो भी हीट ये दे रहा है, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी किस तरीके से जाएगा, तो वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, गैस, तो प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन निकालना होगा। फिर यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी वाला। ठीक है, और फिर स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो वर्क डन आप निकाल सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसमें। तो वर्क डन बाय द गैस प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं इसमें, इसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय गैस आइसोथर्मल प्रोसेस, ये इसकी टोटल एनर्जी होगी। तो आइसोथर्मल में क्या आता है, nRT ln फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, तो लेंथ इसमें आ जाता है L1 और इनिशियल L0। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली, तो ग्रेविटी वाली लिखोगे mg इंटू डेल्टा एच इज L1 माइनस L0। और स्प्रिंग का वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके, है ना, फोर्स डॉट dx फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, अब स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, तो खैर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट होकर के पॉजिटिव बन चुका होगा। तो यहाँ पे वर्क डन कैसे लिखेंगे, kx³ dx। ठीक है, फ्रॉम L0 से L1। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। k ये आ जाएगा L1 के पावर में 4 L0 के पावर में 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ऐसे। तो दिखाता हूँ मैं इसको पीछे, ये रहा। ठीक है, तो बाई 4 भी तो आ रहा है ना, बाई 4 आ रहा है, L1 4 L0 4 L1 माइनस L0 L1, ये फर्स्ट ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। ठीक है, all right, so this is the next question. Consider completely cylindrical, completely fully filled होगा, filled आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, fully filled
सिलिंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ हाइट 1.6 सेंटीमीटर। तो इसको ले लेते हैं ऐसा कुछ, यूँ, ठीक है। और उसके बाद एक और लेते हैं, जो पानी यहाँ से निकाल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे होल कर दिए, और कितना हाइट है, स्मॉल होल इन इट्स हाइट 90 है और 1.6 है ये, तो हो गया 0.9 मीटर, और ये है 1.6 मीटर। इसको माइनस कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, ये वाली हाइट आ जाएगी 0.7 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से लिक्विड निकल रहा है V से, ये फुल्ली फिल्ड है, तो यहाँ लगा देंगे बर्नौली। उसके पहले इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, ठीक है, जिसका एरिया कितना है 0.5 मीटर। इट है स्मॉल होल 90 पर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ लोड ऑफ 50 kg, ये 50 kg का लोड है, 50 kg का लोड है, तो इसके वजह से भी प्रेशर आएगा, ठीक है। इज अप्लाइड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ वाटर इन द टैंक। हाँ, तो ये वाटर के ऊपर रखा हुआ है ना, ऐसा मत समझना कि ढक्कन लगा हुआ है, ये वाटर के ऊपर रखा हुआ है। तो इसमें लिखते हैं P0 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं, प्लस mg/a, ठीक है। तो प्रेशर हो गया इसके ऊपर, प्लस ये प्रेशर आ गया। अब यहाँ पे बर्नौली लगा रहे हैं ना, यहाँ पर और यहाँ पे, इस जगह पे, इन दोनों पॉइंट पे बर्नौली लगा रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 1 और ये 2, तो 1 का प्रेशर ही आ गया, ठीक है। अब रो जी एच, तो रो जी डेल्टा एच, ये डेल्टा एच लिख लो, इक्वल्स टू, अब यहाँ तो एरिया बहुत बड़ा है, तो स्पीड इसकी नहीं आएगी, इसकी आएगी, इक्वल्स टू P0 प्लस हाफ रो V², ठीक है। तो P0 से P0 चला गया, mg/a रो जी, जो ऐसे करना है, ठीक है। वैल्यू डाल दो, आ जाएगा अपने आप ही। mg 50 है, तो 50 500 बाय एरिया 0.5 प्लस 10⁻³ to 10 इंटू ये डेल्टा एच, देखिए डेल्टा एच यहाँ से कितना था 0.7, तो ये 0.7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस P0 जा चुका है, हाफ इंटू 10⁻³ इंटू V², ठीक है। अब देखो यहाँ से डेसिमल अगर हटाते हो तो ये भी हो जाता है 10⁻³ हो जाता है, तो 10⁻³ दोनों साइड से ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ठीक है। अब ये कितना हुआ 1 प्लस 7/2 V², ठीक है। तो ये 8 इंटू 2 V², तो V इक्वल्स टू √16, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 4 इज द आंसर। डन है बच्चों। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कौन सी कलर जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 12,400 अपॉन लैम्डा
इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू लिखोगे 12,300/3, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे जो इसका लैम्डा निकल के आता है ना, डिवाइड होने के बाद वो क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो 4,13333 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। और ये वाली जो एंगस्ट्रॉम है ये लगभग ब्लू कलर वाली है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ये कैसे आया, तो इसका रेंज याद रखना पड़ेगा जो कि EM वेव वाले चैप्टर में दिया रहता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटेनर हैविंग वॉल्स विच आर थर्मली नॉन कंडक्टिंग, अगर थर्मली नॉन कंडक्टिंग होता है ना तो ये एडियाबैटिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ना हीट आ सकता है ना जा सकता है। इनिशियली द गैस हैज़ वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है और टेम्परेचर गिवन है इनिशियल। तो 27 डिग्री जो टेम्परेचर है ना, 27 डिग्री, इसमें 273 जोड़ दीजिए तो ये 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। द चेंज इन द टेम्परेचर व्हेन द गैस इज डायरेक्टली कंप्रेस्ड टू 200 वॉल्यूम, तो ये हो गया V फाइनल, ये है V इनिशियल। तो आप लगा देंगे TV के पावर में गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फाइनल इनिशियल, ठीक है। तो क्या निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर रखो इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, इनिशियल वॉल्यूम 800 अपॉन 200 के पावर में गामा इज 1.5 -1, तो 0.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाता है, ये 4 आ जाता है और स्क्वायर रूट हो गया, तो 300 × 2 हो गया। तो चेंज कितना आया, चेंज आ गया 300 का, ठीक है, क्योंकि इनिशियली 300 था, ये डबल हो गया फाइनल, तो यहाँ से चेंज आ जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें फिगर शोज बिलो रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, ठीक है। एमीटर की रेजिस्टेंस है 240, तो यहाँ पे लिख दोगे 240 ओम, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस 10 ओम, शंट रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल टू द एमीटर, तो रीडिंग ऑफ द एमीटर इज, तो पहले तो इसकी R इक्विवेलेंट निकालिए। R कितना होगा, एमीटर पूरा ही मिला के कितना होगा 240 × 10 अपॉन 240 + 10, ठीक है। तो ये आ जाता है 2400 अपॉन 25000 गया, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 96 हो गया और नीचे हो जाएगा 100, तो 9.6 ओम हो गया, ठीक है। अब ये इसके साथ सीरीज़ में आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट टोटल कितना हो गया, साथ सीरीज़ में आ गया, तो 150.4 + 9.6, ठीक है ना, 150.4, हाँ, तो 6 4 10, ठीक है, ये 10 1 हो गया, 159 160 हो गया, 160, ठीक है। तो I इक्वल्स टू V/R, V कितना है 20 और R कितना है 160, ठीक है। तो इतना तो एम्पियर हो गया, यहाँ से 0 0 गया, ये 2 1 जा, ये 2 8 जा, ठीक है। तो मिली एम्पियर में आंसर लाना है, तो 1/8 × 1000, ठीक है, 125 मिली एम्पियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कुछ x टाइम्स लिखा है, x टाइम्स कहीं लिखा है या नहीं लिखा है, तो फिर 125 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसने बोला था क्वेश्चन में कि एमीटर में, ओके, तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ से I जा रहा है, अब I को डिवाइड करना पड़ेगा, तो एमीटर में कितना आएगा, ये है एमीटर वाला करंट I1, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको,
तो I1 जो इसमें जाएगा वो इन किस रेशियो में जाएगा, 10:240 के रेशियो में। तो I1 इक्वल्स टू 10/250 इंटू 125, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो 0 से 0 तो चला गया, और 25 बचे 125, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। एम्पियर नहीं, मिली एम्पियर। ये है बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 4 cm लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट इतना इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्सेस। सिंपल है फिर तो, फोर्स इज इक्वल्स टू BIL, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, है ना, वैल्यू रख दीजिए। तो 0.5 इंटू I 8 इंटू L 4/100, ठीक है। तो मिली न्यूटन के बारे में बात हो रही है, मिली न्यूटन, तो ये तो न्यूटन में आ गया, है ना, 4/100, तो ये न्यूटन में आ गया। तो मिली के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ कर देंगे, तो मिली न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 48 मिली न्यूटन, ठीक है। तो 48 इज द आंसर, डन है, ओके। ऑलराइट, तो 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास m आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों ये अगर कंसेप्ट आप ग्रेविटेशन का पढ़े हैं और अगर मेरे ही लेक्चर्स को देखे हों या पढ़े हों ऑनलाइन, तो आपको ये पता होगा कि मैंने कराया था कि ये जब ऐसे नज़दीक जाने लगते हैं, है ना, इस तरह से जाने लगते हैं, तो ये सेंट्रॉयड में आकर के मिलेंगे, सब के सब सेंट्रॉयड में आकर के मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनको मिलने से रोकना है तो मैंने क्या बोला था कि इसको आप घुमा सकते हो, इसको ऐसे सर्कल में विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और ओमेगा की जो वैल्यू आती है ना, उससे जो टाइम पीरियड आता है 2π/ω, से जो टाइम पीरियड आएगा वो आता है 2π√अंडर, ये वाला डिस्टेंस अगर मैंने स्मॉल r ले लिया, है ना, तो r³ बाई m टोटल, ठीक है ना, m टोटल आता है, ये होता है टाइम पीरियड। तो बच्चों इसको यहाँ पहुँचने में इतना ही टाइम लगना चाहिए था, है ना, जब ये मिलेंगे ना, यहाँ आकर के जब मिलेंगे तो इतना ही टाइम लगेगा, ऐसा हम मान सकते हैं। और जो r है वो इसके साइड के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कैसे, सेंट्रॉयड निकालते हैं ना, सेंट्रॉयड से ये निकल आता है, 2:3 रेशियो में डिवाइड होता है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो 2/3 होती है ऑफ दिस वैल्यू, है ना। या तो आप यहाँ से निकाल सकते हो sin 60 लेकर के, तो ये वाली जो वैल्यू है ये इस तरह से a/2 sin 60 आ जाता है ना, तो a/√3 आ जाता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, साइड लेंथ बाई m टोटल के होल टू द पावर साइड लेंथ का क्यूब एंड होल टू द पावर 1/2, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसने कहा कि साइड लेंथ को 2a कर दो और मासेस को 2m कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ कहा इसने। तो देखो कैसे करेंगे, T2/T1 इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन a क्या है, तो यहाँ आ जाएगा 2a और यहाँ रहेगा a होल टू द पावर 3 और m के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो 2 वाला मास नीचे चला जाएगा, है ना, तो 2m हो गया, मेड 2m, तो टोटल कितना हो जाएगा 2m इंटू 3, ये टोटल हो गया। इन्वर्स रिलेशन उसमें कितना था m इंटू 3, इसका होल टू द पावर 1/2, ठीक है। तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, a कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये क्या आएगा, ये गए, तो है 2 टू द पावर 3 और एक कट के बन गया 2 टू द पावर 2 और इसका पावर है 1/2, इसका मतलब हो जाएगा 2 ऑफ T1 इक्वल्स टू T2, ठीक है। तो पहले कितना था,
पहले था 4 सेकेंड, तो अब कितना हो जाएगा 2 × 4 8 सेकेंड्स, ठीक है। तो 8 सेकेंड्स में ये कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है बच्चों, 8 सेकेंड में कोलाइड कर जाएंगे। ओके, तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, तो वायर में इसमें करंट अगर आई जा रहा है और इसमें करंट आई ऐसे आ रहा है, तो बाहर वाले को मैं ले लेता हूँ 1 और अंदर वाले को ले लेता हूँ 2, ठीक है 2। तो बाहर वाला जो है ये आउट ऑफ द प्लेन है और अंदर वाला जो है वो इनटू द प्लेन है। तो आउट ऑफ द प्लेन B1 है, आउट ऑफ द प्लेन B1 है, इनटू द प्लेन B2 है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट, ठीक है ना, ये हो जाएगा नेट, ये हो जाएगा नेट। ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई। अब B आधे रिंग के वजह से निकालना है, तो म्यू नॉट I बाई 2R होता है। तो R1 और R2 का क्या दे रखा है, एक है 4 एक है 6, ठीक है। तो 6 अगर हम ले R1 को, म्यू नॉट I बाई 4R हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2R होता है पूरे रिंग का, आधा होता है 4R, म्यू नॉट I अपॉन 4R2। अब म्यू नॉट I बाई 4 को कॉमन ले लो, म्यू नॉट I बाई 4 को कॉमन ले लो। अब R1 में 6 है, इसमें 4 है, ठीक है, 6 और 4 6 पाई और 4 पाई, ठीक है। इनफैक्ट पाई को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से पाई पाई गायब हो गया, इधर आ गया पाई, ठीक है। अब 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12, इधर हो गया 12, ये हो जाएगा 12, ओके, मैंने 1 और 2 में मॉड लगा रखा है, ठीक है, तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड है तो इसको हम लोग पॉजिटिव वाला बाहर निकाल लेंगे, म्यू नॉट I बाई 4 पाई, ठीक है, ये हो गया 1 बाई 12। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट I बाई 48 पाई, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे पुट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखेंगे, अगर म्यू नॉट बाई 4 पाई इसको अलग कर देंगे तो 12 I बाई 12 ऐसे अलग कर लेते हैं ना, तो I की वैल्यू 12 हो गई, तो ये भी 12 है, 12 और 12 कट गए, 1 हो गया, तो म्यू नॉट बाई 5 हो गया 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो k यहाँ लिखा हुआ है k, तो k का वैल्यू आ जाएगा 1, k का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है, 1 × 10⁻⁷ तक, ठीक है। तो हो गया ये भी। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसकी डिफरेंस बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम में। तो आई मैक्स क्या होता है, ठीक है ना, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो आई मैक्स क्या होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √I1 में एक है 4 एक है 9, है ना, तो 9I1 का रूट प्लस 4I का रूट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 3I, 3√I, ओके, 3√I प्लस 2√I का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आराम से ऐड हो जाएगा, ये 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 25I हो गया मैक्सिमम। उसी तरह अगर मिनिमम लिखेंगे I मिनिमम, तो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3√I माइनस 2√I का होल स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, तो √I का होल स्क्वायर, दैट इज I। तो I मैक्स अपॉन
आई मिनिमम, अच्छा इसका तो कुछ और ही निकालना है ना, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम इक्वल्स टू 25i माइनस आई, दैट इज 24i। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो डिफरेंस था वो 24i आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो x टाइम्स i अगर निकालना है, x टाइम्स i, तो x का वैल्यू हो जाएगा 24। ठीक है, ये था इसका सोल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड सेशन जो अप्रैल में हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है फिजिक्स का। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।